हे हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूँ अन अकेडमी पे। तो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, इस बार अन अकेडमी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिनमें आप देखेंगे तो टॉप 20 में अन अकेडमी ने 7 रैंक होल्डर्स, टॉप 50 में 15 रैंक होल्डर्स, और उसके बाद करीब टोटल 169 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम अन अकेडमी। तो देखेंगे बच्चों, इसी को देखते हुए, बच्चों की सक्सेस को देखते हुए, अन अकेडमी और भी अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप घर बैठ के ही ऑफलाइन जो कोचिंग है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसको फील कर सकें। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो रेज हैंड फीचर भी अन अकेडमी देता है आपको ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। अगर आपको टीचर से कोई डाउट पूछना है तो आप रेज हैंड फीचर का यूज कर सकते हो। टीचर आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप ऑफलाइन क्लास जो है, ठीक है, उसको फील कर सकते हो, ठीक है। इवन इट इज़ मच बेटर देन द ऑफलाइन क्लास। आइकॉनिक और प्लस, ठीक है, दीज आर द टू फेमस कोर्सेज। यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग कोड दीपक वन, ठीक है। आप ये कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, और तीसरा मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप ऐड होंगे, जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें 2022 के लिए अलग और 2021 के लिए अलग अलग बैचेस क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी स्पेशल फीचर है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम आप दीपक वन कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ऑप्शनल कोर्स में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक वन बैच, ठीक है, ये सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं ये बैच, और ऑल इंडिया रैंक वन बैच 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन सब्सक्राइब इन दिस बैचेस ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के प्रिपरेशन में, उसको लेकर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चंस जो कि अभी इसी 10 अक्टूबर को जो यूपीएससी का एग्जाम है, उसको मैंने टारगेट करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। फर्स्ट ऑप्शन, एमपीसी was created by amendment of the Banking Regulation Act 1949. Second question, statement, sorry. MPC consists of 6 members, out of which 3 external members are appointed by central government. And third, the act adopted year on year changes the wholesale price index as the measure of inflation target. पूछ क्या रहा है आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? आपके पास में 30 सेकेंड है, क्योंकि थोड़ा सा लैग करता है, आप मुझे बताएं, मैं 30 सेकेंड में इसका आंसर देता हूं। टेल मी, बताएं क्या आंसर होगा। हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सी कहाँ से आ गया, सी आंसर कैसे दे दिया आपने? सी आंसर इसलिए क्योंकि इसका केवल सेकेंड ओनली करेक्ट है,
बाकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो रॉन्ग है। कैसे करेक्ट है, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एमपीसी वाज क्रिएटेड बाय अमेंडमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यहां तक तो सही है कि एमपीसी जो आया वो अमेंडमेंट से आया, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट से नहीं, बल्कि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट के बाद आया। ठीक है, जिसके बाद एमपीसी आरबीआई के अंडर में आ गई। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल जो है वो आरबीआई के अंडर में आ गया। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग था क्योंकि एक्ट जो लिखा था वो रॉन्ग है। सेकंड क्या कह रहा है कि एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 3 एक्सटर्नल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसमें जो है, इसमें 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जिनमें जो 3 होंगे वो एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, और ये 4 साल के लिए होंगे, नोट डाउन कर लें, 4 इयर्स के लिए होंगे। ठीक है, हाँ 4 इयर्स के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब होल्ड कर सकेंगे ऑफिस को, और रीअपॉइंटमेंट इनका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट, ठीक है लिख लेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान देना है। थर्ड, द एक्ट अडॉप्टेड ईयर ऑन ईयर चेंजेस इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स एज द मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 गलतियां हैं। पहली गलती, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं है, वंस इन एवरी 5 ईयर है। क्या है, वंस इन एवरी 5 ईयर। और जो चेंज है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से ना होकर, ठीक है, बल्कि वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होगा। ठीक है, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। द सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, consider the following statement with reference to procurement regime in India। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब आप सब समझ रहे होंगे, जो सरकार, ठीक है, किसानों से अनाज का प्रोक्योर करती है, अधिग्रहण करती है, उसे ही कहते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट नोटिफाइज एमएसपी एनुअली फॉर 14 खरीफ, 7 रबी एंड 2 कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप। कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप में आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं इसको बताऊं तो जैसे आपने हस्क्ड कोकोनट जो है, ठीक है, या जूट ले लें, तो ये दोनों इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए आंसर देना काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, हाँ, ताकि चीज़ें समझ में आएंगी तो आंसर निकलेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट नोटिफाइज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन ओनली। थर्ड, MSP is notified on the recommendation of Commission for Agricultural Cost and Prices। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शंस हैं, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। बताएं, मैं वेट कर रहा हूं, बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। सोच के आंसर दें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना पैनिक नहीं होना है। ओके ग्रेट, देखेंगे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज डी। डी मतलब 1 2 3 जो है ये सब करेक्ट है। कैसे, बिल्कुल सही लिखा है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी जो एनुअली बताई है वो 14 खरीफ, 7 रबी और 2 जो कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप हैं, जिनके नाम मैंने ऑलरेडी हिंट में लिख दिए थे। ठीक है, हस्ड कोकोनट और जूट। ठीक है, और जो 7 रबी की फसलें, इसमें वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, ठीक है, लेंटिल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है,
मस्टर्ड, ठीक है, सनफ्लावर वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। क्लियर है। ऐसे उसमें अगर आप देखेंगे खरीफ की फसल में तो ये 14th है। इसमें आपको पैडी, जवार, बाजरा, मेज, रागी, तूर, मूंग, उड़द जो दालें होती हैं अलग अलग किस्म की, ठीक है, ये सभी चीज़ें, सोयाबीन वगैरह, सनफ्लावर, ठीक है। यहाँ पे सनफ्लावर नहीं आएगा इसमें, खरीफ में सनफ्लावर आएगा, रबी में थोड़ा सा आप लोग सेफ फ्लावर आएगा उसमें, ठीक है, हाँ, ना कि सनफ्लावर आएगा। तो दैट्स वाई जो ये पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है। 14 खरीफ है, 7 रबी है और 2 कैलेंडर के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफाइज फेयर एंड रिमुनेटिव प्राइस फॉर शुगर केन ओनली। मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चे ओनली को देखकर थोड़ा सा आंसर गलत कर देते हैं, लेकिन बच्चों इस बार ओनली करेक्ट है, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होगी कि कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि एफ आर पी दी गई है दूसरी चीजों के लिए, वो एफ आर पी नहीं है, वो प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ठीक है। हाँ, एमएसपी के अलावा दूसरी बागवानी फसलों पे जो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उन पे प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया जिससे उनका प्राइस स्टेबल रहे, ठीक है। एफआरपी अभी तक केवल शुगर केन के लिए ही गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। और थर्ड स्टेटमेंट, एमएसपी इज नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले, ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करता है कि सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनल डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये रिकमेंड करेंगे और ये फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। और फिर हमें पता चलती है कि एमएसपी क्या है, कब है, कितना क्या होगा, इन सब के बारे में, ठीक है। तो क्लियर हुआ, स्टेटमेंट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following sectors are added recently to production linked incentive scheme by the government? First, advanced chemistry cell ACC battery, pharmaceutical drug, specialty steel और टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। अब आपको बताना है, इनमें से छाट के बताना है कि इनमें से कौन से सेक्टर्स जो हैं वो रिसेंटली पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट ने शामिल किया है। काफी अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 30 सेकेंड है आपके पास में, गिव मी द आंसर, पता है क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, ठीक लगा रहे हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चन में। So the correct answer of this question is D, 1 2 3 4। मीन्स ये सभी जो हैं, ठीक है, ये सभी जो हैं ये नए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नए सेक्टर पीएलआई में शामिल किए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। पहला, एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी, बिल्कुल सही है, इनके बारे में आप लिख लें, ठीक है। केवल यही नहीं, अगर यूपीएससी और थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का नाम पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीति आयोग, ठीक है, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। तो नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने मिलकर इम्प्लीमेंट किया है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। सेकेंड है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में आएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में आएगा, ठीक है। फिर है स्पेशलिटी स्टील, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट किया है। फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, तो टेलीकॉम और जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट है ये आपका आएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो ये तो बहुत इजी है। इन चारों के अलावा और कुछ अगर पूछ सकता है तो और क्या आ सकता है, तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, ठीक है, हाँ, इसके अलावा और क्या हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, ठीक है,
और क्या हो सकता है, फूड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल, सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर पीवी मॉड्यूल, इनके नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट गुड्स आ सकता है। व्हाइट गुड्स मतलब एसी, एलईडी, ठीक है, इन गुड्स को भी इसमें लाया गया है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में है, ये इनको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यूपीएससी इसी बार निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सीबी रमन। पहला, he worked as a civil servant in the Indian Finance Department in Calcutta. He founded, okay, he founded the Indian Journal of Physics in 1926. Third, India celebrates National Science Day on 28 Feb of every year to commemorate the discovery of Raman effect by C.V. Raman. Find out which one is going to correct. बताएं इनमें से क्या करेक्ट होगा। क्लियर है, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। आंसर बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। बताइए, 30 सेकेंड है आपके पास। जी सोचें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्यूचर इस ऑफिसर्स, द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट इनके करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, ही वर्कड एज अ सिविल सर्वेंट इन द इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कलकत्ता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उनको वहां पे बहुत जल्दी ही सीनियर पोजीशन मिल गई थी। क्लियर है, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है, फैक्ट बेस है। ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम लोग इस पर डिस्कशन करें। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 नाम दिए हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमन लाल। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, बताइए। ओके, बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कराने के लिए भी है। इसका करेक्ट आंसर डी है, मीन्स बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमन अली, ये सभी लोग शामिल थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। इनकी डिमांड थी कि वर्किंग आवर 10 आवर किया जाए, ठीक है, और इसके साथ में डियरनेस अलाउंस दिया जाए, ठीक है, वर्कर्स को। ये 2 डिमांड थी इनकी, ठीक है, जिसको लेकर इन्होंने स्टार्ट किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, consider the following statements with reference to star campaigners of political parties in India। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला, star campaigners are nominated by political parties to campaign in a given set of constituencies
Second, list of star campaigners must be communicated to ECI within a week from the election notification date as per RPA 1951. Third, a recognized political party can have 50 star campaigners. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आपके पास 40 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आराम से सोचें और बताएं। जल्दी बताएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर से क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों गया? इसलिए पूछा गया कि पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए 1 एंड 2, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हाँ बच्चों, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी उसको 50 स्टार कैंपेनर नहीं बल्कि 40 स्टार कैंपेनर मिलते थे, मतलब उसके लिए ग्रांट होता था। ठीक है, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनके लिए 20 होते थे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बता दूं, रिकॉग्नाइज 40, अनरिकॉग्नाइज 20, ये था पहले। अभी कोविड-19 आया, इसने दिल जज्बात सब कुछ बदल दिए, तो इसको भी बदल दिया। अब रिकॉग्नाइज जो पार्टी है, ठीक है, वहां पर 30 स्टार कैंपेनर जो हैं वो अलाउ है और अनरिकॉग्नाइज के लिए 50। ये रिसेंट कोविड-19 में जो चेंज हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, एक बार मेरी बात समझिएगा। अभी दो क्वेश्चन तो आपको बेसिक थ्योरी से आए, लेकिन ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट ये करंट बेस्ड था, थोड़ा सा है थ्योरी का ही, लेकिन करंट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है तो क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो सेम लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, ठीक है, और पूछेगी। तो अगर आप सच में सच्चे दिल से शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो खुदा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वल्चर एक्शन प्लान। ये मैंने कई बार पढ़ाया भी है, डिस्कस भी किया है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट है। पहला, इट इज लॉन्च बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सेकेंड, at least one vulture safe zone is to be established in every state. Third, the sale of veterinary non-steroidal anti-inflammatory drugs is to be regulated that lead to death of vultures. अब आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट पूछ लिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले कि आप अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपने चार दीवारी में ना रखकर आप ओवर इंथुजियास्ट होकर आंसर दें, उससे पहले एक बार समझ लें कि पूछा इनकरेक्ट है, जो कि आप हमेशा गलती करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से इनकरेक्ट क्या है। आपके पास में है 30 सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात, बताएं।
चलिए कोई नहीं, आपकी शिद्दत और आपने आंसर दे दिया है, वो दिख गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो सी होगा। सी मतलब वन ओनली। ये इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट मैंने पढ़े ये तो करेक्ट है इसको लेकर, वल्चर एक्शन प्लान को लेकर। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना बच्चों वो रॉन्ग है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नहीं, बल्कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसने लॉन्च किया है। दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, पूछा इनकरेक्ट है तो आंसर सी होगा। ठीक है, काफी आसान हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च्ड रिसेंटली? पहला, लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग। सेकेंड, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल, फिशेस। थर्ड, weather and climate observations। fourth, soil assessment। fifth, geospatial counter mapping। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो बताएं विच वन इज गोइंग टू करेक्ट। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है, आप बताएंगे ठीक है कि इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, आराम से आंसर। ठीक है जी, जी हाँ बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो पांचों हैं, ठीक है, इनको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। क्लियर है, EOS-01, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, उसमें ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग neutron stars that emit radio frequency pulses. Second, they are not magnetic in nature. Third, pulsars can radiate, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, pulsars can radiate light in multiple wavelength। अल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चार ऑप्शंस हैं, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर माय डियर फ्यूचर IAS ऑफिसर। बताएं। जी, तो बच्चों याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। 1 एंड 3 करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। क्योंकि सेकेंड क्या कह रहा है कि जो पल्सर्स है दे आर नॉट मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो पल्सर्स हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इनका। ठीक है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हाउ कैन बी से दैट कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पल्सर्स की दैट फनल जेट ऑफ पार्टिकल्स along of the two magnetic poles। That's why second option is going to wrong। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सोच समझ के आंसर दीजिए, आंसर मिलेगा, आंसर आपके पास है। ठीक है, पढ़िए। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट
सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड इज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। यूनाइटेड नेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिल एंड, ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फंड, बिल एंड गेट फंड जो है। ठीक है, बताइए विच वन इज गोइंग टू करेक्ट। बहुत इजी आंसर है बच्चों, इसमें मैं वेट नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड जो है इज लॉन्च रिसेंटली बाय यूनाइटेड नेशंस। दिस सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड प्रोवाइड कैटालिटिक फंडिंग टू कंट्रीज। ठीक है, क्लियर है, तो यूनाइटेड नेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 2021 वाले। ऐसा थोड़ा सा और क्वेश्चन अगर आपको मिले तो देख लें, नहीं तो कल मैं सेम टाइम पे फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर परसों भी डिस्कस करूंगा, 7, 8 और 9, फिर 10 को आपका एग्जाम होगा। 30 मिनट में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मोस्ट प्रोबेबल है मुझे लगते हैं, जो आप तक नहीं पढ़े होंगे आपने कहीं पे। ठीक है, तो उनको मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। देखेंगे बच्चे, जो 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अनअकैडमी प्लान लेकर आया है। 7 मंथ 2 मंथ प्लस 3 मंथ का कोर्स। इसमें 6 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रीलिम्स प्लस मेंस चलेगा। 1 अप्रैल से 31 मई तक प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर PT 365। ठीक है, और कोर्स और क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस चलेगा। 5 जून को आपका एग्जाम है। 10 से जून से 10 सितंबर तक आपका ऑल इंडिया रैंक मेंस बैच आपको मिलेगा, वहां पे आप प्रिपेयर करोगे। और 16 सितंबर को आपका मेंस है। तो ये बहुत अच्छा जो बैच कोर्स डिजाइन हुआ है। फिर जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 2 ईयर के लिए, उनके लिए भी ऐसा ही प्लान अनअकैडमी ने तैयार किया। तो ये डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, कैसे क्या क्या कोर्सेज फिनिश कराए जाएंगे, सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा आप सभी जो संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने वाले अभिषेक शुक्ला ने ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है और श्रेयस शशांक ने ऑल इंडिया रैंक 151 हासिल की है। ठीक है, तो यू कैन टू, ठीक है, आप भी कर सकते हो। तो 3 अक्टूबर सुबह, ठीक है, ये तो 3 तो अब चला गया, ठीक, नेक्स्ट जो आने वाला है, ठीक है, उस दिन सुबह आप 11 AM पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोड यूज करेंगे आप वहाँ पे दीपक1, ये लिखा हुआ मेरा कोड। ठीक है, अगर कभी कोई समस्या आए, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे ही टेस्ट आपको डेली कराता हूँ। ठीक है, दीपक1 कोड याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको 10% डिस्काउंट अनअकैडमी के सारे कोर्सेज में देगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, अगर मेरे नोट्स आपको चाहिए, मेरे लेक्चर की जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।